हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है, डीआरडीओ की वैकेंसी के रिगार्डिंग शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ चुका था। मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था कि मल्टीपल कंफ्यूजन होते हैं, हर बार कुछ नया चेंज लाया जाता है, तो अननेसेसरी वीडियो बनाने से कोई फायदा शुरू में नहीं रहता है। कल डिटेल एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सारे जितने डाउट्स हैं सभी उसमें क्लियर कर दिए गए हैं। तो एक एक पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, एक एक स्टेप में आपको बताऊंगा। बहुत सारी वैकेंसी है डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, बीएससी जिन्होंने किया हुआ है, 10th जो पास किए हुए हैं, जिनको आईटीआई किए हुए हैं, मल्टीपल ट्रेड, ऐसा कोई ट्रेड नहीं बचा हुआ जिससे रिलेटेड वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो, वैकेंसी भी अच्छी खासी है, सिर्फ आप लोग को पढ़ाई अच्छे से करनी है। तो मैं डिटेल, पहले फॉर्म भरना जरूरी है। आप तैयारी अच्छे से करके क्या करेंगे, जब फॉर्म ही गलत कर देंगे और फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप पेपर नहीं दे पाएंगे। तो पहला स्टेप आपके लिए है कि फॉर्म सही से अप्लाई करना है, कुछ गलती उसमें नहीं करनी है। तो स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज मैं बताऊंगा कि कैसे, कितना एलिजिबिलिटी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, फोटो कैसा लगना है, साइन डिजिटल कैसे करना, सारे चीज बताऊंगा ऑनलाइन ही। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में, और इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, पिछली बार बच्चों ने गलतियां बहुत सारी कर दी थी, बहुत लोग के फॉर्म रिजेक्ट हो गए थे, मेरे पास पर्सनली बहुत सारे मेल आए इसके लिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लिए, स्टेप बाय स्टेप जैसे बता रहा हूँ वैसे फॉर्म भर लीजिएगा, सब हो जाएगा। और कल से डीआरडीओ का जो क्वेश्चन की सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, उसकी टेंशन बिल्कुल आप मत लीजिए, पहले आप फॉर्म आज ही अप्लाई कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे कैसे भरना है हमें। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया, किसके रिगार्डिंग हमारी वैकेंसी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, डीआरडीओ के रिगार्डिंग वैकेंसी है। जो कौन कराता है, उसके वैकेंसी का नाम क्या होता है, सेप्टम होता है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट एंड मैनेजमेंट, ये उसका नाम होता है। कितनी टोटल वैकेंसी हम देख लेते हैं, 561, 561 वैकेंसी है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए। और जो दूसरा पोस्ट है, 203 वैकेंसी आए हुए हैं टेक्नीशियन ए ग्रेड के लिए। ठीक है, ये दो टाइप की इसमें वैकेंसी दी गई हुई है, सिंपल सिंपल। टेक्नीशियन ए में मल्टीपल ब्रांच के लिए वैकेंसी है, मल्टीपल ट्रेड की है, सेम इसी तरह के सीनियर टेक्नीशियन में भी ऐसी ही है। तो पहले एक बात समझ लेते हैं, कब से आपको अप्लाई करना है और कब से क्लोजिंग डेट है। तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है वो 11 को, मतलब कल से स्टार्ट हो चुका है शाम से, उसमें दिक्कत नहीं, आज आज आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट का वेट नहीं करना है, 1 जनवरी है क्लोजिंग डेट, तब तक का वेट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि मल्टीपल स्ट्रीम के लोग हैं, हाई स्कूल आईटीआई सभी लोग, तो लोड ज्यादा रहेगा उस पे साइट पे। तो लास्ट का इंतजार नहीं करना है, आज या कल में वैकेंसी को फिल कर दीजिए, टेंशन खत्म कीजिए। एक चीज ध्यान रखना है, बाई चांस आप कोई चीज गलत कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो एक बार आपको मौका दिया जाएगा 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच जनवरी में, जब फॉर्म खत्म हो चुका होगा उसके बाद एक बार करेक्शन विंडो ओपन किया जाएगा। जो आपने गलतियां की हैं लगता है, या कोई डाटा चेंज करना, तो आप चेंज कर सकते हैं, बट एक टाइम सिर्फ। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी वैकेंसी की तरफ, अच्छा डिटेल जानते हैं कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। तो उससे पहले सबसे ज्यादा बोला गया सीनियर टेक्नीशियन जो असिस्टेंट है, टेक्निकल असिस्टेंट जो बात की जा रही है बी वालों का, उनका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये ग्रुप बी में ज्वाइन करेंगे, जैसे होता है आप 4 ग्रुप में जानते हैं, ग्रुप ए बी सी डी, तो ये ग्रुप बी के लिए एलिजिबल हैं। और ये नॉन गजेटेड पोस्ट होगी और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होगी। ठीक है, पे स्केल जो सबसे ज्यादा हम लोग को इंतजार होता है कि सैलरी सर कितना मिलेगी, तो लेवल 6 पे ज्वाइन कराने वाला है, जिसकी मिनिमम जो बेसिक होगी 35,400 लेके 1,12,400 तक होगी। बाकी अदर जो अलाउंसेस हो गए, टीए डीए एचआरए, ये सब आपको एक्स्ट्रा मिलेगा ही। ठीक है, अब एजुकेशन हम लोग के पास क्या होना चाहिए, दो तरीके के पोस्ट आए हुए हैं इस वाले में, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में, या तो बीएससी वाले अप्लाई कर सकते हैं या डिप्लोमा वाले कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बट ध्यान क्या देना है, जिनका फाइनल रिजल्ट अभी अवेटिंग है, मतलब आया नहीं है, पेपर दे दिए बट रिजल्ट फाइनल नहीं आया, वो इलिजिबल नहीं है। इन फॉर्म के डेट तक अगर उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो वो इलिजिबल नहीं है, ये ध्यान से आप देखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अब पोस्ट की बात कर लेते हैं, कितनी कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 वैकेंसी आई हुई है। केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए यहाँ ध्यान रखिए, केमिकल इंजीनियरिंग को भी कंसीडर किया गया है और केमिकल टेक्नोलॉजी को भी, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जो भी ब्रांच से आप हो, केमिकल टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, रबर एंड प्लास्टिक, केमिकल इंजीनियरिंग, सभी लोग आप भर सकते हैं, पेट्रोकेमिकल, सभी लोग इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है।
15 वैकेंसी है इसमें। केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले लोग के लिए क्या है, 22 वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 11 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए 11 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 47 वैकेंसीज है। उसके बाद जियोलॉजी के लिए जो है वो है 1 वैकेंसी। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 वैकेंसी। ऐसा कोई ब्रांच मोस्टली नहीं होगा जिससे रिगार्डिंग नहीं है, ठीक है। मैथमेटिक्स अगर कोई किया है बीएससी मैथमेटिक्स में, उसके लिए 6 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा वैकेंसी आई है, 127 वैकेंसी, आप लोग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 12 वैकेंसी है। जो लोग फिजिक्स में बीएससी किए हुए हैं उनके लिए 18 वैकेंसी है। इस तरीके से मल्टीपल डिसिप्लिन आप लोग इसमें सर्च कीजिएगा आपके लिए है या नहीं, और कमेंट में बताइए आप लोग के लिए है तो क्या दिक्कत आप लोगों को कुछ आ रही है क्या। तो टोटल 561 वैकेंसी आई हुई है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो टेक्नीशियन ए के लिए आया हुआ उसमें क्या क्या वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी किस ट्रेड के लिए है। ये जो अपने ग्रुप सी के लिए ज्वाइन किया जाएगा, मैंने पहले बोला 4 ग्रुप होते हैं ABCD, तो ये ग्रुप सी के लिए है। ये भी नॉन गजेटेड पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। इसमें जो सैलरी की बात की गई है वो लेवल 2 पे आपको ज्वाइन कराया जाएगा। 19,900 बेसिक रहेगा और 63,200 तक बेसिक जाएगा। अदर अलाउंसेस जो होगा HRA TA DA अदर एक्सपेंसेस जो होगा वो आपको दिए जाएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होते हैं। क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगा गया है, सेम वही है कि अगर आपका रिजल्ट, अगर आप हाई स्कूल में हैं या ITI कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट नहीं आया है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते फाइनल, ठीक है। सेम वैसे जैसा डिप्लोमा और BSc के लिए बताया गया। इसमें मल्टीपल टाइप की वैकेंसी, जैसे बुक बाइंडर के लिए देखिए 3 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी है, CNC ऑपरेटर के लिए 3 वैकेंसी है, कोपा के लिए 52 वैकेंसी है, ड्राफ्टमैन के लिए 6 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल का आया है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आया हुआ है, फिटर हैं, मैकेनिस्ट हैं, मैकेनिक हैं मोटर के, ऑप्टिकल वर्कर हैं, फोटोग्राफर, सीट मेटल वर्कर, ऐसे मल्टीपल है, टर्नर है, वेल्डर है, वेल्डर की 11 वैकेंसी आई हुई है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टोटल 203 वैकेंसी इसमें आए हुए हैं। तो वैकेंसी की तो कमी नहीं है, और आपको पता है DRDO एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, ठीक है। तो मल्टीपल आपके पास और अपॉर्चुनिटी आती है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया जॉब है, कहीं भी ट्रांसफर होता है, बट अच्छे लोकेशन पे इसकी सारी लेबोरेटरी है, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पिछली बार इसी पॉइंटर के चक्कर में बहुत लोग का फॉर्म रिजेक्ट किए गए थे, ठीक है ना। क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो बताई गई है उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उसमें डेट ऑफ इशू, जो सर्टिफिकेट इशू किया गया, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट आप दिखा रहे हैं, डिप्लोमा की दिखा रहे हैं, तो उसमें डेट ऑफ इशू जरूर दिखना चाहिए, ध्यान से रखिएगा। ऐसा स्कैन करिएगा कि डेट ऑफ इशू जरूर दिखे कि वो सर्टिफिकेट कब इशू किया गया। अगर आपका इशू नहीं हुआ, डेट उसमें नहीं दिया गया है, तो आप एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो अटैच आपको करना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये पिछली बार बहुत लोगों ने नहीं किया था, इसी के चक्कर में फॉर्म को रिजेक्ट किया गया था। इसमें ध्यान रखना, आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 2 साल के लिए प्रोविजन के लिए रखा जाएगा, मतलब आप जॉब ही रहेगा, बट फाइनल कंफर्मेशन 2 साल के बाद आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, एक बार जो आपने फाइनल कर दिया, क्या आपने पोस्ट, एक बार पोस्ट आपने फाइनल कर दिया या कहाँ आपको पेपर देने जाना वो एक बार फाइनल कर दिया तो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। कैंडिडेट मस्ट सबमिट देयर प्रेफरेंस ऑफ पोस्टिंग, मतलब आप कहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हैं, एक बार आपने अगर सेट कर दिया तो आप चेंज नहीं कर सकते जब तक कि DRDO नहीं चेंज करता अपने से, ठीक है। उसको फाइनल समझा जाएगा एक बार। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकें। एक तो पहला सिर्फ आप इंडियन होने चाहिए, बहुत सारे फॉर्म होते हैं जिसमें अदर कंट्रीज को लोग को भी शामिल किया जाता है, बट इसमें ओनली इंडियन आप लोग एलिजिबल हैं। एज लिमिट 18 से 28 रखी गई है, बट ध्यान रखिएगा एज रिलैक्सेशन जिन कैंडिडेट्स का है, उनका कैंडिडेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लागू होगा उनके लिए लागू होगा ही होगा। और कहाँ अपर लिमिट कहाँ मानी जाएगी, 1 जनवरी 2026 को अपर लिमिट मानी जाएगी। अगर आप जनरल या EWS कैंडिडेट हैं तो अगर 28 साल आपका एक को हो गया है या उससे ज्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कौन सा आपका माना जाएगा, जो आपका हाई स्कूल या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में मेंशन है उसी को माना जाएगा, दूसरा कोई नहीं। एज रिलैक्सेशन जैसे मैंने बताया, अगर आप OBC है नॉन क्रिमिलेयर तो आपको 3 साल मिलेगा, मतलब 28 साल प्लस 3 साल। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल मिलेगा, मतलब 28 साल प्लस 5 साल, ठीक है। और अगर आप इन सब में रिलेटेड हैं, आपके लिए ये एलिजिबल है तो आप इसको दे सकते हैं PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया है,
अगर आप एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर रहे हैं तो अगर आपको फॉर्म कहीं से नहीं मिल रहा है तो आप डीआरडीओ के इस साइट पे जाके फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना, ये बताया गया है। अब आगे क्या बात की गई है उसको हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन फी कितना लगेगा और कैसे अप्लाई करें उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि फॉर्म फी कितने में भरी जाएगी। अगर आप सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, अगर आप अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको टोटल फीस जो होगी 750 रुपीज जमा करनी पड़ेगी, जिनमें से आपका 500 रुपया वापस आ जाएगा, मतलब टोटल फीस आपको 250 रुपये देनी पड़ेगी। अगर आप वुमेन है, SC ST कैंडिडेट है, PWD है और एक्स सर्विसमैन है तो आपको टोटल जो पे करना पड़ेगा वो 500 रुपया करना पड़ेगा, बट वो 500 रुपया पूरा वापस आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप टेक्नीशियन वाले पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो सेम जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 600 रुपया लगने वाले हैं, जिनमें से 500 रुपया वापस आ जाएगा, 100 रुपया सिर्फ आपका फीस लगने वाला है। और वोमेन है, SC ST हैं और PWD और एक्स सर्विसमैन है तो टोटल 500 रुपया आपको देना पड़ेगा, बट 500 रुपया आपका वापस आ जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा बनाया गया है। क्यों रिफंडेबल का ऐसा प्रोसेस किया मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट उन्होंने किया तो कुछ सोच के किया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि रिफंड पैसा वही पैसा होगा उन्हीं कैंडिडेट का जो टायर 1 एग्जाम में अपीयर हुए हैं। मतलब ऐसा मत सोचिए हमने फॉर्म भर दिया था 750 रुपये और सोच के बैठे हैं पेपर नहीं भी देंगे तो भी 500 रुपये आ जाएगा, ऐसा नहीं। आपको टायर 1 जो एग्जाम होगा फर्स्ट पेज का एग्जाम, उसे अगर आप अपीयर करेंगे देंगे तभी वो वापस आएगा, ठीक है। करेक्शन एप्लीकेशन मैंने पहले बताया कि एक टाइम आप करेक्शन अपने एप्लीकेशन में कर सकते हैं, वो भी 4 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में आप कर सकते हैं। जब फॉर्म खत्म होता है उसके बाद एप्लीकेशन शुरू होगा। ये जो करेक्शन किया जाएगा उसमें कोई फीस आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, वो उसी फी में एप्लीकेबल है, कोई नया से पैसा आपको पेमेंट नहीं करना है। अब सेंटर की बात कर लेते हैं। सेंटर की आप टेंशन मत लीजिएगा, लगभग सारे स्टेट में मल्टीपल सेंटर हैं। जैसे यहाँ दिया गया है आपको 5 डिफरेंट सिटी सेलेक्ट करना है, ध्यान रखिए 5 सेंटर आप भर सकते हैं, ठीक। बट उसमें कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम एक स्टेट में आप 3 सेंटर ही भर सकते हैं। जैसे मान लो आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश में 3 सेंटर ही आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 जो भरना होगा किसी और स्टेट में आप अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आपने अगर ये सिटी को सेलेक्ट कर लिया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं की जाएगी बात में, जो प्रेफरेंस आप दिए हैं मान के चलिए उसी बेस पे दिया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर डीआरडीओ के कुछ कंसर्न होंगे, वहां शिफ्ट फुल हो गए होंगे इसलिए नहीं दिया गया, पर चेंज नहीं किए जाएंगे। ये आप लिस्ट देख लीजिए, यहाँ 77 सेंटर बनाए गए हैं, आपको जहां अच्छा लगता है वहां आप प्रेफरेंस दे दीजिए। टॉप टू बॉटम दीजिएगा तो मोस्ट चांस होगा टॉप में मिलने का, नहीं तो दूसरा तीसरा ऐसे करके मिल जाएगा आपको। बढ़ते हैं, अब यहाँ बात हो रहा है कि कैसे हम लोग अप्लाई करें, ठीक है ना। अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है मैं अभी बताऊंगा, अभी कैसे कैसे स्टेप आपको करना है, आप परेशान मत होइए। सबसे पहले क्या आपको एक ऐसा नंबर देना है जो आपके पास हमेशा कंटिन्यू ऑनलाइन है, चलता है। ईमेल आईडी ऐसा देना है जो आप रेगुलर बेस पे यूज उसको करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे वो आप, मैंने पहले बोला ना, क्लोजिंग डेट का इंतजार मत आप कीजिए, यही डीआरडीओ पे कहना चाह रहा है कि लास्ट डेट में रश ज्यादा होते हैं, भीड़ ज्यादा हो जाती है तो सर्वर स्लो हो जाते हैं, तो उसका वेट आप मत कीजिए। फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार जरूर रिव्यू कर लें कि कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि गलती होने के बाद आपको पता है एक्सेप्ट नहीं किए जाते, फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए, कोई भी चीज चाहिए तो कैसे फिल करना मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बताया गया है। डीआरडीओ की इस साइट पर जाएं, मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन मत कीजिए, पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, नहीं तो क्या होता मैं आपको बता ही देता हूँ इसी समय, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए डीआरडीओ की साइट पे क्या डालना है, डीआरडीओ रिक्रूटमेंट आप डालेंगे, इस तरीके से आपको साइट दिख जाएगा। पहला साइट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला वैकेंसी ओपन हो जाएगी, ये वाला पेज आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज ओपन हो जाएगा तो आप देख रहे हैं यहाँ September 11 एडवर्टाइजमेंट लिखा है। व्यू मोर पे आप क्लिक करिए। व्यू मोर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल जाएगा। व्यू मोर पे क्लिक करते ये पेज आपके पास खुल जाएगा, डीआरडीओ का मेन साइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपको देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का क्लिक करने का आ रहा है, तो आप यहाँ नया रजिस्ट्रेशन करिए। नया रजिस्ट्रेशन में आपके कुछ डाटा मांगे जाएंगे, यहाँ पे जैसा कि लोडिंग हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। कुछ डाटा आपसे यहाँ पे मांगे जाएंगे, देखिए यहाँ पे डाटा मतलब क्या, आपका नाम मांगा जाएगा, मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, ईमेल आईडी, जैसे ही आप मांगे उससे आपको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन जैसे ही यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिल होना, ठीक है ना। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, सिंपल सा डीआरडीओ साइट पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद लॉगिन करना है, ज्यादा झंझट इसमें नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या बोला गया है
फिल करने से पहले फॉर्म जब आप फिल करने जाओ उससे पहले कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए एक, रिसेंट का कलर फोटो आपके पास होना चाहिए। पिछली बार यही गलती हो रही थी, जो लोग रिसेंट का फोटो नहीं डाले थे, प्रीवियस का डाले थे, उनका रिजेक्ट किया गया था। स्कैन्ड कॉपी आपका चाहिए सिग्नेचर का, सिग्नेचर लिख के सिर्फ अपलोड नहीं करना है, स्कैन करके उसको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एजुकेशनल जो आपके पास सर्टिफिकेट है वो सभी को स्कैन करके अपलोड करना है, वो भी ओरिजिनल कलर रहे तो बेस्ट है। जेरॉक्स कलर नहीं चाहिए, जो ओरिजिनल कलर मार्कशीट का है उसी में आप उसे अपलोड कीजिएगा। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करना क्योंकि आपका एज प्रूफ उसी से देखा जाएगा। जिनका एज रिलैक्सेशन है जैसे SC ST OBC कैंडिडेट EWS कैंडिडेट, उनको अपना सर्टिफिकेट उसमें सबमिट करना है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो सेपरेट सेपरेट पोस्ट हैं, सपोज करिए आप कोई फॉर्म भर रहे हैं सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी वाला, तो अगर आप चाहें कि ITI आपने ITI भी किया और ITI का फॉर्म भरना है या BSc आपने किया, तो आप सेपरेट सेपरेट दोनों फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, दोनों फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन यही है कि आपको फीस जो जो पोस्ट के लिए भरेंगे उसके लिए सेपरेट सेपरेट भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक बार आपने ऑनलाइन फॉर्म का फीस जमा कर दिया तो कितने भी पोस्ट भरते जाए उसका फीस नहीं लगेगा, जितने पोस्ट आप भरेंगे उतनी फीस आपको देनी पड़ेगी सेपरेट सेपरेट, ठीक है ना। एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब इशू हुआ, इसकी बात की गई है कि जो हमारा डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा उसमें जो सिटी का होगा उसका 10 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा कि कौन से सिटी में आपका सेंटर पड़ने वाला है। और जो एडमिट कार्ड आने वाला है वो 2 से 3 दिन पहले, एग्जाम के 2-3 दिन पहले ही आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा ऑनलाइन ही, कोई पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करने हैं, ठीक है ना। एडमिट कार्ड का प्रिंट आप ले लीजिएगा। उसके साथ क्या ध्यान रखना है ये ध्यान रखिए, उसके बाद मैंडेटरी है आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो कलर्ड ले जाना है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आपके पास एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, 2 कलर फोटो होने चाहिए आपके पास, एक ओरिजिनल आईडी होनी चाहिए जिसमें आपके फोटो हो, और वही आईडी होनी चाहिए जिसको आपने अपलोड किया है इधर फॉर्म भरते समय। ध्यान रखिएगा वही जो आप मेंशन किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ बोला गया है, ये चीज बाद में वहां मत करिएगा कि पहले पैन कार्ड हमने लगा दिया और बाद में उधर आधार कार्ड हम दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं। आधार कार्ड दिखाएं तो आधार कार्ड वहां दिखाइए, ठीक है। अब बात आती है कि एग्जामिनेशन पैटर्न हमारा क्या है, सिलेक्शन कैसे हम लोग करेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, ठीक है। इतना डिटेल में आपको कोई बताने वाला नहीं है, एक एक पॉइंट को हाईलाइट करके मैं सब कुछ समझ के कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है सब कुछ मैं डिटेल में करता हूँ। आपको पता है कितनी मेहनत इसमें लगती है, नहीं तो सिंपल होता ना, मैं भी PDF ओपन करके डायरेक्टली आपको बता देता इतनी वैकेंसी आई है बस, आप गलतियां करते फॉर्म रिजेक्ट होता तो आप लोग परेशान होते, बट ऐसा मुझे नहीं करना है। तो इसलिए मैं एक एक चीज में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर पाए समय से, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्या क्या हमें चाहिए। सिलेबस जो है इस एग्जामिनेशन का मैं तो ऑलरेडी आपको कल से पढ़ाऊंगा इसके बारे में, बट अगर आपको सिलेबस डाउनलोड करना है तो DRDO की साइट पे सिलेबस पड़े हुए हैं दोनों वैकेंसी के, STA-B के लिए भी और टेक्नीशियन के लिए भी, ठीक है। जो एग्जामिनेशन होगा उसका मोड 2 तरीके से होगा, मतलब हिंदी में भी पेपर रहेगा, इंग्लिश में भी पेपर रहेगा। तो जिन लोग को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए अच्छी बात है कि वो हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें 2 पेपर होंगे, टायर 1 टायर 2, मतलब फेज 1 फेज 2, दोनों CBT होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं STA-B के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए क्या क्या होगा। 2 पेपर होने वाले हैं, टायर 1 एंड टायर 2 पहले बताया गया है। टायर 1 जो है वो स्क्रीनिंग है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक बार फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सिलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, तो उनमें से स्क्रीन करके आधे बच्चों को छाट दिया जाता है। वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या पेपर आने वाले हैं, ये सारे पोस्ट के लिए पेपर कॉमन होंगे, ऐसा नहीं है मैकेनिकल कुछ और केमिकल के लिए कुछ और, इलेक्ट्रिकल सबके लिए फर्स्ट पेज कॉमन होगा। उसमें क्या होंगे, जनरल साइंस के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, जनरल इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद एप्टीट्यूड या जनरल मैथ के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, और रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन आएंगे 150 आने वाले हैं, और टाइम आपको 2 घंटे मिलने वाले, 120 मिनट मिलने वाले हैं, ठीक है। जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे तो इसको बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन फेज CBT का, जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन माना जाएगा। इसमें 2 पार्ट लिए गए, एक तो पर्सनालिटी टेस्ट जिसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये 20 मिनट का होगा। फाइनल सिलेक्शन इसी के बेस पे होगा, टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर आप मैकेनिकल हैं तो मैकेनिकल से रिलेटेड पेपर आएगा, केमिकल हैं तो केमिकल से रिलेटेड पेपर आएगा। ये आपके क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, 120 मिनट आपको मिलेंगे, 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्योर टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, नॉन टेक्निकल अब इसमें नहीं आने वाले, ठीक है।
ऐसे सेम जो टेक्नीशियन ए लोग हैं उनके लिए भी 2 पेपर किए जाएंगे और थर्ड नंबर आपका जो होगा वो ट्रेड टेस्ट होगा। फर्स्ट में सीबीटी वही स्क्रीनिंग के लिए सेम पेपर, साइंस आएगा 40 क्वेश्चन, इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चन, मैथ आएगा 40 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन होने वाले हैं, 2 घंटे आपको भी मिलने वाले हैं इधर, ठीक है। दूसरा जो होगा प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, इसमें भी 2 होगा। पर्सनालिटी टेस्ट का कुछ मतलब नहीं है, ओनली क्वालिफाइंग करना है। उसके बाद टेस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अगर आप आईटीआई के फिटर से, वेल्डर से, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 120 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट, ध्यान रखना 1 आवर हाफ मिनट, मतलब 1.5 घंटे का समय आपको यहाँ मिलने वाला, ना कि 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला है, जिनका ट्रेड टेस्ट है बट वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसमें मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है कि टॉप करने से ही होगा, सिर्फ क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके लिए सफिशियंट है। जो रैंकिंग बनने वाली है या सिलेक्शन होना है वो टायर 2 के बेस पे ही होगा, फर्स्ट के बेस भी नहीं और स्क्रीनिंग के भी नहीं, सिर्फ सेकंड के बेस पे होने वाला, ठीक है। यहाँ साफ साफ बोला है पर्सनालिटी टेस्ट इज नॉट कंसीडर फॉर द सिलेक्शन, पर्सनालिटी टेस्ट का सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उससे आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो ऑल सेक्शन ऑफ सब्जेक्ट हैं, मतलब सभी सब्जेक्ट में कुछ सेक्शन में बांटा गया है टायर 1 एंड टायर 2 को। क्वेश्चन पेपर को क्या है, टाइम बाउंडेड है, मतलब कुछ टाइम इस सेक्शन को दिया है, कुछ टाइम मतलब मैथ को कुछ टाइम, इंग्लिश को कुछ टाइम, जीके को कुछ टाइम, इस टाइम से बांटा गया है। और मल्टीपल सेक्शन वही बताया गया है और सबके लिए कुछ टाइम रखा गया है। वो टाइम खत्म होते ही वो सेक्शन ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप उसमें ना कुछ करेक्शन कर पाएंगे, ना ही उसमें और कुछ ऐड कर पाएंगे, दूसरा सेक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। यही वो बोलना चाह रहा है कि टाइम बाउंडेड है, अपने टाइम से कर लीजिएगा, अदरवाइज वो सेक्शन आप नहीं ओपन कर पाएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, 1 नंबर के 1 क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा निगेटिव मार्किंग है, ये बिल्कुल भूलिएगा मत। 0.5 मतलब 1/4 मार्किंग रहेगी निगेटिव, अगर 1 नंबर आप सही करते हैं, 1 गलत कर देते हैं तो 0.75 नंबर ही आप पाएंगे, ठीक है। इधर क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, आप ध्यान रखिएगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में दोनों में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो, आपको मिनिमम 40% मार्क्स पाना होगा क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं सिलेक्शन के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 35% नंबर पाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसा हमें क्या क्या करना है, तो टायर 1 एंड टायर 2 में जो स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज किया जा सकता है, वो भी जो रिक्वायरमेंट होगी, कितने बच्चे दिए, पेपर का पैटर्न कैसा था उसके हिसाब से। उसके बाद जो टायर 1 है वो सिर्फ स्क्रीनिंग है, जो सिलेक्शन का फेज है वो टायर 2 है, ये भी बताया गया साफ साफ। मैंने स्क्रीनिंग का क्राइटेरिया बताया, 40% चाहिए पास होने के लिए मिनिमम एंड 30% चाहिए पास होने के लिए मिनिमम। ध्यान रखिएगा जो लोग टायर 1 क्वालिफाई कर जाएंगे वो टायर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, मतलब टायर 2 एग्जाम दे सकते हैं। उसमें कितने लोग को लगभग बुलाया जाएगा, 1:10 के बेस, जितनी वैकेंसी होगी उसके हिसाब से लगभग 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी 1 है तो लगभग 10 बच्चे को बुलाया जाएगा, ये चेंज होता रहता है, ये खुद भी अपने नोटिफिकेशन में बताए गए हैं। देखिए इंक्रीज या डिक्रीज बताया गया, डिपेंड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब टेक्नीशियन ए के लिए भी सेम लगभग लगभग ऐसी चीजें बताई गई हैं कि जो टायर 1 पास होगा वही टायर 2 में जाएगा, और रेशियो 1:15, एक वैकेंसी पे 15 बच्चों को लगभग बुलाया जाएगा, ठीक है ना। और जो टायर 2 पास कर लेंगे वो ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे, वहां लगभग 1:8, वैसे ही बच्चे बहुत कम हो जाते हैं तो एक वैकेंसी पे 8 बच्चों को फिर बुलाया जाएगा। ध्यान रखिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है कि जो बच्चे डीआरडीओ से अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं वो भी लेटेस्ट 2 साल के अंदर, उनको ट्रेड टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये बहुत अच्छी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है जो डीआरडीओ से अप्रेंटिस किए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है, बोला कि आंसर की कब आपको दिया जाएगा, तो जब आप टायर 1 एंड टायर 2 पेपर दे चुके होंगे उसके बाद ही डीआरडीओ के वेबसाइट पे आपको आंसर की दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं टायर 1 आपने दिया तो उसी समय आ जाएगा, नहीं, दोनों पेपर होने के बाद ही आपको आंसर की दिए जाएंगे, ठीक। अब अगर कोई भी दिक्कत और आपको एक्स्ट्रा आ रहा हो तो आपको कांटेक्ट करना है इस नंबर पे, यहाँ दिया गया है, और भी टाइम 10 से 5 दिया गया, वहां आप कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे के बीच, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है R&D सेक्टर में, ठीक है। ये पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन मैंने आपके सामने ऐसे रखा कि सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। कुछ भी डाउट आपको आ रहा हो तो फॉर्म फिल मत करिएगा, पहले कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि क्या चीज है क्या नहीं, मैं आपको जरूर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। नहीं होगा तो मैं कॉल करके पूछ के आपको बताऊंगा, बट बताऊंगा जरूर। गलती मत कीजिएगा, अच्छे से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, लेट मत करिए। और क्वेश्चन पेपर की आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कल से आज मेरे पास मटेरियल पूरा रेडी है, आज शाम को मैं रिकॉर्डिंग करके या शाम को अपलोड कर दूंगा, या फिर कल मॉर्निंग तक आपको वीडियो मिल जाएंगे। टॉप 50 की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी डीआरडीओ के लिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, पूरा क्वेश्चन एकदम इजी वे में रहेगा, डीआरडीओ का बहुत कठिन नहीं होता।
तो जैसा जैसा बता रहा हूँ वैसा वैसा आप करते जाइएगा। सिलेक्शन 100% होना तय है अगर आप डेडिकेटेड हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, आपको पता है डीआरडीओ एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है। तो वीडियो अगर जरा से भी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बीएससी किए हुए हैं, आईटीआई किए हुए हैं, 10th किए हुए हैं और डिप्लोमा किए हैं, उनको सेंड कर दिए ताकि वो भी फॉर्म समय रहते हुए फिल कर सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।